चलो बच्चा ध्यान दो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में समझना। और इस टॉपिक को समझने से पहले दो तीन चीजों को समझ लेना है, जिसमें सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि अल्फा पार्टिकल आखिर है क्या। सबसे पहले हम लोग इसी को जान लेंगे कि अल्फा पार्टिकल है क्या, किसको कहते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। उसके बाद आगे की चीजों को जानना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो अल्फा पार्टिकल, जिसको कि इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, ये सबसे पहले तो जान लेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई होती हैं। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ना कि जितना चार्ज दो प्रोटॉन्स का होगा, उतना ही चार्ज एक अल्फा पार्टिकल का होता है। और 4 यूनिट मास होती है इसकी। 4 यूनिट मास कहने का मतलब 4 एटॉमिक यूनिट इसकी मास होती है। सो इसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ? हीलियम जो है ना हमारा, हीलियम आयन के साथ। यानी कि किसी भी तरीके से अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाए तो आपको जो चार्ज मिलेगा हीलियम के पार्टिकल्स पे, वो इक्वल होगा अल्फा पार्टिकल्स के चार्ज के मुकाबले। ठीक है। सो ये अल्फा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इसको समझना इसलिए क्योंकि रदरफोर्ड ने अपनी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल से कराई थी। ठीक है। ये तो बात है कि बॉम्बार्डिंग उन्होंने अल्फा पार्टिकल से कराई थी। कराई किससे थी? कराई किस पर थी, सॉरी? तो कराई थी उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब गोल्ड फॉइल के ऊपर इसलिए उन्होंने कराया क्योंकि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कुछ हद तक मेटल्स को पेनिट्रेट कर पाते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स की साइज गोल्ड के एटम के साइज से छोटी होती है। तो रदरफोर्ड को चाहिए था एक ऐसा मेटल शीट जो काफी पतला हो, जिससे कि अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली पास हो सके। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल, सिंस गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है, तो उसके एक पतले फॉइल को बनाना आसान होता है। सो उन्होंने जो गोल्ड फॉइल लिया वो सिर्फ इतना मोटा था कि उसमें हॉरिजॉन्टली सिर्फ 1000 एटम्स आते थे। ठीक है। तो ये काफी पतला हो जाता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया। साथ ही साथ उन्होंने एक कवर के लिए मेटल लिया था, मेटल शीट लिया था जिंक सल्फाइड का, जिससे कि टकराकर अल्फा पार्टिकल विजिबल हो सके। तो बेसिकली उन्होंने किया का क्या, गोल्ड फॉइल ले लिया और इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिला, है ना। जब गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही को ही बनाते हैं, इसमें एक्चुअली पूरा एक सिंगल लाइन नहीं दिखा देते। ठीक है। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से गोल्ड फॉइल का अरेंजमेंट होगा, उसमें गोल्ड फॉइल में एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगी। और फिर उन्होंने किया क्या कि बॉम्बार्डिंग कराई। बॉम्बार्डिंग किससे कराई? अल्फा पार्टिकल से। ठीक है। तो इधर हम लोग इस तरीके से मान लो लिख देते हैं ऐसे, इस तरीके से प्लस चार्जेस को दिखा देते हैं, जिससे कि पता चले कि अल्फा पार्टिकल्स था। ठीक है।
इधर लिख भी सकते हैं हम लोग। अल्फा पार्टिकल्स ले लिया उन्होंने, और अब जब इसकी बॉम्बार्डिंग उन्होंने कराई तो क्या देखने को मिला उनको? जो सबसे पहली चीज उन्होंने देखी वो ये कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे क्रॉस कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे क्रॉस कर गए थे, उनमें किसी भी तरीके की डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिली थी। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही थी। अब ये जो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही थी वो कैसी थी? तो कहीं कहीं पे डिफ्लेक्शन उनको कम दिख रही थी, कहीं कहीं पे डिफ्लेक्शन उनको ज्यादा दिख रही थी, और काफी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जहां पे काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही थी। तो कुछ सवाल उठते हैं इससे, भाई आखिर बाकी ही जो हिस्सा है वहां पे डिफ्लेक्शन क्यों नहीं देखने को मिल रही है, जो एटम का सेंटर है वहां पे ही डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिल रही है? कुछ इस तरीके की चीजें आई। तो उसके कारण अब जो बातें आई सामने, जो उन्होंने अपने डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जो पेपर पब्लिश किए उसमें उन्होंने बताया, वो आपको जाननी है एक्चुअली। झा जी क्लास में आने में बहुत लेट किए हैं आप। नोटिफिकेशन ऑन रखा करिए, है ना, ताकि जब लिंक जाए तो पता चले। देखो, हालांकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था तब इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा, बट सिंस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन था, तो अब हम लोग जब पढ़ते हैं तो बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस को बना देते हैं, है ना। अब हो ये रहा था कि जब भी कोई जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इस सेंटर के पास से गुजरती थी तो यहां से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता था, यानी कि किस एक्सटेंट में टकराई है वो अल्फा पार्टिकल, उस हिसाब से कुछ अलग एंगल देखने को हमें मिलता था। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि सब एक बराबर पे ही डिफ्लेक्ट कर रहे हैं या चीजें फिक्स लग रही हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। ठीक है, काफी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, नियरली 1000 पार्टिकल में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसी थी जो जिस पाथ पर जाती थी उसी पाथ पर बाउंस बैक कर जाती थी। सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज जो क्लियर हो रही थी वो ये हो रही थी कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है, क्योंकि एटम के ज्यादातर हिस्से से अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस पास हो गए हैं। तो एक बात तो क्लियर हो रही थी कि ज्यादातर हिस्सा खाली है। फिर जो दूसरी बात समझ में आ रही थी वो ये समझ में आ रही थी कि एटम का सेंटर पार्ट जो है वो हेविली पॉजिटिवली चार्ज है। हेविली पॉजिटिवली चार्ज इसलिए बात समझ आ रही थी क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, और सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए अल्फा पार्टिकल उससे दूर जा रहे हैं उससे टकरा के। ठीक,
ये सारी ऑब्जर्वेशन को रदरफोर्ड ने 1911 में अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में प्रेजेंट किया। ठीक है, और रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट वाइज इन सारी चीजों को लिख लेंगे। इस डायग्राम में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? इसमें चाहे तो हम लोग कुछ डेटा लिख सकते हैं। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, न्यूक्लियस जिसकी डिस्कवरी कर दी रदरफोर्ड ने, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil without any deflection, है ना, जिससे कि पता चला कि ज्यादातर हिस्सा जो है एटम का वो खाली है। ठीक है, और क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड। यहाँ क्या है, वेरी रेयरली some alpha particles जंप्ड बैक कहने का मतलब जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वो वापस हो लिए, है ना। जैसे एक बॉल को किसी हार्ड सरफेस पे टकराया जाता है तो वो जिस डायरेक्शन से आई होती है उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न बैक करती है, ठीक वैसा ही हुआ। ठीक है, अब इससे कुछ चीजें सामने आई। ठीक है, कौन कौन सी चीजें सामने आई? सबसे पहला तो दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, है ना। और कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस आई? ये था ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज फॉलो ना, और क्या है, द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन्स वर located at the center of the atom। एटम, इसी का नाम दे दिया गया बाद में न्यूक्लियस, है ना। चलिए, अब चूंकि सारा का सारा प्रोटॉन एटम का सेंटर पे ही लोकेटेड है और अभी तक सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है, एक प्रोटॉन है दूसरा न्यूट्रॉन है ना। सॉरी, एक प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की मास को हमने ऑलरेडी नेग्लिजिबल मान लिया है, प्रोटॉन के मास को ही एटम का मास कंसिडर किया जा रहा है। तो इस बात की भी ऑब्जर्वेशन सामने आई दैट mass of the atom is concentrated at its center। वो भी कहाँ concentrated है, उसके सेंटर पे ही। ठीक है, now this experiment was held in 1811, ये याद रखिएगा। अभी ये ऑब्जर्वेशंस जब उन्होंने दे दी
सारी बातें बता दी तो उन्होंने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। ठीक है। और रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर की कौन कौन सी बातें उन्होंने बताई, जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एटम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। क्या प्रेजेंट किया उन्होंने, इसको समझिएगा। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि एटम स्फेरिकल है, एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर रदरफोर्ड साहब ने कहा कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बिल्कुल सही बात, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। ये बात हो गई। अब गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ तब हुई जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड। ठीक है। ये बात जैसे ही उन्होंने कही कि एटम का सेंटर जो है वो हेविली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है। क्या कहा उन्होंने, सेंटर ऑफ द एटम, जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाता है, कंटेन्स ऑल दी प्रोटॉन्स, सारे प्रोटॉन्स का है न्यूक्लियस में, एटम के सेंटर में है। ठीक है। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो ये बात उन्होंने कह दी। ठीक है। ये वाली पॉइंट सही थी। सेकंड पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन मांगा गया उनसे। एक्सप्लेनेशन क्यों मांगा गया, क्योंकि फिजिक्स में एक थ्योरी है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी हेविली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड, वो हेविली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो नेगेटिवली चार्ज हो डजेंट मैटर, अगर किसी हेविली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर कोई छोटा अपोजिट चार्ज वाला ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसकी ये मूवमेंट सर्कुलर ना होकर के स्पाइरल हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगा। ठीक है। और कॉन्स्टेंटली सिंस वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है तो होगा ये कि अब वो सर्कुलर आना चाहता था बट सर्कुलर ना आके स्पाइरल हो जाएगा। ठीक है। अब ये स्पाइरल होता होता हर बार अपनी एनर्जी को थोड़ा थोड़ा लूज करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आके कोलाइड कर जाएगा। ठीक है। रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपकी इस वाली बात को हम लोग सही मान लेंगे, आप बस ये बता दो कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गलत है, अगर नहीं तो एटम पे ये थ्योरी अप्लाई क्यों नहीं हो रही। एंड रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई एटम जो है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं प्रोटॉन के अराउंड, तो आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रही है। ठीक है। एंड दैट इज वाई रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये एक ड्रॉबैक रह गई कि रदरफोर्ड क्या है हुआ, एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्यों ये, क्यों ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉल नहीं करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर और एक एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है। एटम स्टेबल क्यों रह जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो कौन कौन सी थ्योरीज है, ये थ्योरी को डिटेल में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दिस वाज द ड्रॉबैक। ओके। एंड नेक्स्ट, अभी देखो ये रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड के बाद ना एक्चुअली 1911 में रदरफोर्ड ने अपनी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर दी, अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, ये चीजें फेल भी हुई। 1913 में नील बोर ने अपनी एटॉमिक मॉडल दी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको कि हम लोग आज भी कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। और उनकी मॉडल कई हद तक सही रही, कई हद तक कंफ्यूजन को उन्होंने दूर किया। ठीक है। जो कि चीजें आज भी कंटिन्यूड है।
बट उसके बाद हुआ ये था कि 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से समझाया। एक कंफ्यूजन हमेशा से आ रही थी, जब तक लोगों को यह पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है। जब तक लोग ये जाने थे कि अगर ये एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बन रहे हैं। तो अब हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी नेग्लिजिबल मान लिया गया था, है ना। प्रोटॉन के मास को 1 एटॉमिक यूनिट के बराबर माना गया था। तो लोग जब एटम की एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, लाइक हाइड्रोजन की मास अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 U। अब लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक, इसका मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का 1 आ गया। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा किसी और में आप चले आओ, कार्बन में आ जाओ, 612 होता है। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6। तो 6 के हिसाब से 6 एटॉमिक यूनिट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, आप उसको ऐड कर दो तो भी 12 नहीं आएगा। बट कार्बन का मास 12 दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन था कि आखिर ये 12 आया कैसे। और सिर्फ कार्बन के साथ नहीं, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट थे सबके साथ ये हो रहा था। तो साइंटिस्ट्स के मन में अभी भी था कि कुछ तो ऐसा है इस एटम के अंदर जो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो अभी तक पता चला नहीं है। ठीक है। जिसके कारण ये जो गैप है मास का वो आ रहा है। ठीक है। इसी सारी चीजों को दूर किया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ने, है ना, जिसने जिसको किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में जेम्स चैडविक की डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, जो कि 1932 में हुई थी। उसके बाद एक बार वक्त में थोड़ा और पहले जाएंगे, 1913 में आके नील बोर की एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। उसके बाद केएलएमएन एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हुए चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आई थिंक आज के लिए कोई डाउट नहीं होगा आपका। अगर है तो आप पूछ सकते हैं डाउट्स।